डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्लास 12 इंग्लिश कोर के सिलेबस में ये 7th लेसन है द इंटरव्यू, जो हमें स्टडी करना है यहाँ पे। और इस तरह से स्टडी करना है कि एक बार हम इसको पढ़ लें तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे पास सामने आता है एग्ज़ाम में या वैसे भी, तो हम उसको बहुत अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कर सकते हैं यूजिंग आवर लैंग्वेज स्किल। और इसका जो भी मटेरियल है आपको चाहिए वो सब कुछ हमने वेबसाइट पर दिया हुआ है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, चाहे वो इसकी थीम, समरी, की पॉइंट्स, एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन द वेबसाइट। और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पेड सेशंस आप हमसे बुक कर सकते हैं अगर फिर भी कोई इशू आपके पास रहता है, कुछ आप मोर लर्निंग डाउट क्वेरीज हैं क्लियर करना चाहते हैं तो। और आजकल तो थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, एग्ज़ाम में, तो उसी हिसाब से हमको इसको पढ़ना है। बहुत ही सिंपल लेसन है, समझ में आने में कोई इशू आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं 2024 तक का, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक हिंट मैं यहाँ पे एक दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें जो द इंटरव्यू एक कम्युनिकेशन का मीडियम है, लेकिन किस प्रकार से प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ को, सेलिब्रिटीज़ को क्या उनके ओपिनियंस हैं, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव व्यूज़ क्या हैं इंटरव्यू के, वो हमें पढ़ने हैं। और बाद में सेकंड पार्ट में एक आपको इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा जो एम्बर्टो एको से लिया गया था, पद्मनाभन ने लिया था इंटरव्यू, तो उनसे भी रिलेटेड। प्लस इसके अलावा जैसे यहाँ पे 2024 का आप देख लीजिए ना, बड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है, आपके खुद के ओपिनियन मांग लिए गए हैं इसमें। तो इस तरह से आप रेडी रहिए, इनके सब के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन बैंक, जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स और क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। वेल कॉम्प्रहेंसिव क्वालिटी वाले आंसर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए फिर हम लौटते हैं अपने चैप्टर की तरफ और उसको हमको स्टडी करना है। द इंटरव्यू मीन्स हम किसी से मिलकर और उसके पर्सनल ओपिनियंस को जानने के लिए हम उनसे क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, और फिर पब्लिक को किसमें क्या इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से हम उसको इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और पेश करते हैं लोगों के सामने। और जॉब वगैरह के लिए भी इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तो ये साक्षात्कार हम इसे हिंदी में कहते हैं। यानी हम साक्षात मिलते हैं और फिर हम एक इंटरेक्शन उनके साथ करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं। तो शुरू करते हैं, और जो भी इसके वर्ड मीनिंग्स हैं वो सब आपको, और डिफरेंट लाइंस के जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी हैं लाइंस, उनके सब के एक्सप्लेनेशन मैंने वेबसाइट पे दिए हैं, वो सब भी आपको बहुत हेल्प करेंगे समझने में। कोशिश की है उसका हिंदी वर्जन भी आपको दिया जाए। तो फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेंगुइन बुक, यहाँ पे पेंगुइन बुक का, पेंगुइन जो है मतलब ये पब्लिशर कंपनी है वाइकिंग की। यहाँ पे इसका पूरा नाम दिया गया है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। और इसके जो ऑथर हैं वो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर को बताया गया, जो कि चूँकि 1959 है तो ही इज़ स्टिल अलाइव, और ये फ्री जर्नलिस्ट हैं एक प्रकार से। आप कह सकते हो कि डिफरेंट मैगजीन्स के लिए इन्होंने काम किया है, पेपर्स के लिए इन्होंने काम किया है, BBC तक के लिए इन्होंने काम किया है। तो उनकी ये बुक है, और उसमें यहाँ पे दिया गया है कि इंटरव्यूज़ एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो इस बुक में इंटरव्यूज़ हैं, और यहाँ पे दिया गया है कि वो इंटरव्यूज़ जो है 1859 से लेकर प्रेजेंट डे तक के हैं। इसके बारे में थोड़ा सा भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे वाज स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज, ये UK के राइटर हैं। ही वाज ए रिपोर्टर प्राइवेट आई। अब जैसे यहाँ पे दिया गया है प्राइवेट आई का जिक्र किया गया है, तो प्राइवेट आई 10 ईयर्स तक उन्होंने वहाँ काम किया, और वैनिटी फेयर मैगजीन का यहाँ पे जिक्र है। अब ये जो प्राइवेट आई है ये भी मैगजीन है, लेकिन ये UK बेस्ड मैगजीन है, आज भी छपती है, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वैनिटी फेयर भी मैगज़ीन है, ये फोर्टनाइटली है और ये मंथली है, और ये US बेस्ड मैगज़ीन है, आज भी छपती है। इसकी वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। तो इनके लिए उन्होंने काम किया, और ये जो बुक है इसके हिस्से यहाँ पे आपको लिए गए हैं, वो आपको पढ़ना है। और इसमें आप समझ लीजिए कि जो भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ आपके दिमाग में आती हैं 1859 के बाद की, जिनका इंटरव्यू लिया जा सकता था, उनका नाम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि एंथोलॉजी की यहाँ पे मतलब समझ लीजिए कलेक्शन है ना, ऑफ इंटरव्यूज़ फ्रॉम 1859। आप ये कह सकते हैं कि 1859 का जो भी कोई फर्स्ट इंटरव्यू रहा होगा। और फर्स्ट इंटरव्यू जो है इस बुक में है वो ब्रिघम यंग का दिया गया, क्योंकि मैंने इस बुक को थोड़ा सा स्टडी भी किया, देखा, और आपको अमेजन में मिल भी जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो लगभग पिछले 130 सालों का यहाँ पे जो कुछ भी है आर्ट ऑफ इंटरव्यू, ये सब आपको इस बुक के माध्यम से पता चलेगा। चाहे कार्ल मार्क्स हो, चाहे जो चाइना का जो रेवोल्यूशन जिसने चाइना को चाइना बना दिया है, माओ त्से का हो, स्टालिन हो जो कि रशियन डिक्टेटर कहलाते हैं, अरे एडोल्फ हिटलर की बात आप कर सकते हैं, इटली का जो डिक्टेटर था बेनिटो मुसोलिनी की आप बात कर सकते हैं, महात्मा गांधी तक का इंटरव्यू इसमें है। चाहे आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो हो, चाहे लियो टॉल्स्टॉय जैसे राइटर हो, ग्रेट राइटर्स, तो वो आपको इसमें सब मिल जाएंगे। तो इतनी पावरफुल बुक है ये। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो मेन टेक्स्ट है
सिंस मतलब जब से इट्स इन्वेंशन अ लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो द इंटरव्यू हैज़ बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म तो आप जानते हैं जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं, डिफरेंट मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, है ना, डॉक्यूमेंट्रीज़, कुछ भी आप कुछ लिखते हो जिसमें कहीं ना कहीं आप पब्लिक लाइफ का जिक्र कर देते हो। और कॉमन प्लेस का मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ वहाँ आपको देखने को मिल ही जाता है, बहुत ही आम सी चीज़ है, सामान्य सी चीज़ है। तो आज जो आपको इंटरव्यू बहुत ही नॉर्मल सा लगता होगा, यार इंटरव्यू तो तमाम छपते रहते हैं, और राइटर इसको इन्वेंशन कहता है, मतलब इट इज़ नॉट नेचुरल, ये ह्यूमंस का ही कहीं ना कहीं जो वो नई नई चीज़ें करते रहते हैं। तो इंटरव्यू की शुरुआत 130 साल पहले फर्स्ट इंटरव्यू लिया गया था, तब से इंटरव्यू की शुरुआत होती है। मतलब इट इज़ एन इन्वेंशन ऑफ मैन, इट इज़ नॉट एनी डिस्कवरी ऑफ एनी नेचुरल थिंग। अगर ना समझ में आया हो तो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ कि जो हम ABC वगैरह अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं या जो हम लैंग्वेज बोलते हैं, आर दे डिस्कवरीज और इन्वेंशंस? यस, दे आर आल्सो इन्वेंशंस, क्योंकि ये जो वॉट एवर इज़ created by humans is invention, and whatever is discovered by, but that is a part of nature, that is discovery. It existed earlier also. इन्वेंशन डिड नॉट एग्जिस्ट अर्लियर। तो इंटरव्यू पहले नहीं होते थे, फर्स्ट इंटरव्यू कभी ना कभी लिया गया होगा, दैट इज इट इज़ कॉल्ड इन्वेंशन। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट विल हैव रेड एन इंटरव्यू। तो कोई भी पढ़ा लिखा है तो उसने कोई ना कोई इंटरव्यू कभी ना कभी पढ़ा होगा, सुना होगा, एट सम पॉइंट इन द लाइफ्स, मतलब कभी ना कभी अपने जीवन में, है ना। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, और अगर हम इंटरव्यू को लेकर एक और किसी पॉइंट पे बातचीत करना चाहें, यानी कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू तो पढ़े गए होंगे, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। तो नए कितने जाने माने व्यक्तियों के इंटरव्यूज़ लिए गए, क्योंकि इंटरव्यू आम आदमी का क्या होगा। हाँ ठीक है, आज घूमते फिरते आजकल मीडिया का ज़माना है, रास्ते में चलते किसी व्यक्ति से 2-4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बट मेनली द इंटरव्यूज़ जो हैं वो सेलिब्रिटी बेस्ड हुआ करते थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और डिफरेंट प्रोग्राम्स आप TV पे देखते हैं, ब्रॉडकास्ट होते हैं इनको चीज़ को लेके, जैसे कॉफ़ी विद करण है। भाई मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, इसलिए मुझे बस यही है कि नाम याद आ रहा है। सम ऑफ देम रिपीटेडली। अब कुछ लोगों का इंटरव्यू तो एक से ज़्यादा बार लिया जाता है, सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग। तो बहुत सरप्राइज़ करने वाली बात नहीं दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, तो इंटरव्यू को लेके जो ओपिनियंस हैं, क्योंकि देखिए ओपिनियंस मतलब विचार जो होते हैं वो इंडिविजुअली भी होते हैं, और कई इंडिविजुअल्स के विचार सेम होते हैं, तो एक परसेप्शन बन जाता है, एक नज़रिया बन जाता है किसी चीज़ को लेके। बट एवरी इंडिविजुअल इज़ फ्री टू थिंक एंड मतलब एक्सप्रेस हिज और हर ओन ओपिनियन। तो वो चीज़ यहाँ बताई गई कि इंटरव्यू को लेकर डिफरेंट ओपिनियंस हैं। तो इसमें जो ओपिनियंस हैं वो ये हैं कि ऑफ इट्स फंक्शंस, मतलब आप ध्यान से आप इसको पढ़ते रहिए कि इंटरव्यू अगर लिया जाता है तो वास्तव में इसका पर्पज़ क्या है, मतलब वाई अ पर्सन इज़ इंटरव्यूड एंड वाई वी टेक इंटरव्यू, कंडक्ट इंटरव्यू। तो जैसे किसी जॉब के लिए इंटरव्यू है तो समझ में आता है कि भाई आपको रिक्रूटमेंट करना है, आपको रखना है, तो हम आपको ज़रूर आपसे पूछेंगे, पाछेंगे, समझेंगे, तभी हम आपको जॉब पर रखेंगे। तो उसी प्रकार से इंटरव्यू के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, पर्पजेज होते हैं, है ना। मेथड्स, इंटरव्यू कैसे लिया जाए, तो आप कह सकते हो कि इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, एंड मेरिट्स, और यहाँ पे मैटर करता है क्वालिटी। और क्वालिटी का मतलब ये हो गया कि इसके फ़ायदे क्या हैं, मतलब कोई आपने इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू आपने पढ़ा या देखा या सुना, तो उसके बाद आप क्या कहेंगे उसको लेकर कि इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी बैड, यूजलेस, किसी मतलब का नहीं है, बेकार का है, बायस्ड है। तो वो जो ओपिनियंस निकल के आएंगे वो उसके मेरिट को तय करेंगे कि इंटरव्यू कैसा था। तो उसके गुण दोष के बारे में बात करने की बात यहाँ हो रही है कि उसके क्या फ़ायदे हैं। अब वेरी मतलब होता है कि डिफ़र, है ना, मतलब अलग अलग। कंसीडरेबली मतलब हो गया बहुत हद तक। नोटिशिएबल, रिमार्केबल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है कि जब हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो लोगों के अपने अपने विचार हैं और वो विचार काफ़ी वेरी करते हैं। तो सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है काफ़ी बढ़ चढ़ कर, क्लेम का मतलब हो गया दावे। तो कुछ लोग बहुत बढ़ा चढ़ा कर बहुत बड़ी बड़ी बातें इंटरव्यू को लेकर कह सकते हैं, मतलब इसके मेरिट को लेकर, फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, कि जो इंटरव्यू है अगर उसके हाईएस्ट फॉर्म की हम बात करें, हाईएस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि भाई इंटरव्यू के एक वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का अगर हम एग्जांपल लें, अपने उच्चतम रूप में अगर हम हिंदी में इसको कहें, और अगर हम कहें तो किसी भी इंटरव्यू के कंडक्ट होने के बाद लोग कहें वाह वाह क्या क्या इंटरव्यू था, तो उसकी सबसे बेस्ट फॉर्म को अगर हम लें तो क्या होता है कि यहाँ पे बीइंग दिया गया है, मतलब इंटरव्यू आपको क्या करके दिखाता है ना, कि ये है किस लिए है, सोर्स ऑफ ट्रुथ, यानी
इंटरव्यू से हम सच्चाई उगलवा लेते हैं। एंड इट्स प्रैक्टिस, अगर हम उसे हाईएस्ट फॉर्म में देखें तो, और अगर हम देखें कि इंटरव्यू लिया कैसे जाता है, कंडक्ट कैसे किया जाता है, उसमें आपका ये मेथड्स वगैरह आ जाएगा। तो वो अपने आप में एक आर्ट है, मतलब इंटरव्यू कंडक्ट करना भी एक आर्ट है। जैसे आप ही को कह दिया जाए कि भाई आपके जो सुपरस्टार जिनके फ़ैन हैं, मान लीजिए आप जो है अमिताभ के हैं, सलमान खान के हैं, या शाहरुख खान के हैं, या आप दीपिका पादुकोण के हैं, या आप आजकल रश्मिका मंदाना बहुत फेमस है ना, पुष्पा 2 उनकी रिलीज़ होने वाली, पुष्पा 2 या पुष्पा 3 देखी मैं, भाई मैंने ना वो पहली वाली भी फ़िल्म देखी है, फिर पुष्पा 2 शायद रिलीज़ होने वाली, क्योंकि मैं डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, उनके जो चुने जाने के बाद मैं ये ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो मैंने जो मैगज़ीन्स यहाँ पे जिक्र की गई थी, मैंने उनको विज़िट किया और मैंने उनके बारे में थोड़ा पढ़ा भी। जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका जो प्राइवेट आई है, और ये जो वैनिटी फेयर है, आई वेंट थ्रू द वेबसाइट्स एंड रेड सम कॉलम्स अबाउट देम, है ना, जो ये जो कवरेज थी, तो वहाँ पर भी मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह पढ़े। अब देखिए सब में होड़ लगी होगी कि चुने जाने के बाद कौन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू लेता है, तो डिफरेंट मैगजीन्स लेंगे, तो अब देखिएगा उसी में लोगों के डिफरेंट व्यूज़ आएंगे, यार उसने तो बायस्ड होकर ले लिया, या उसने बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे। तो जब आपको ही मौका मिलेगा कि अपने सेलिब्रिटी से बेस्ट से, तो आपके मन में तमाम प्रश्न होंगे, है ना, यार कैसे मिलेंगे, क्या पूछेंगे, क्या सारी चीज़ें। और वो जो केबीसी जो प्रोग्राम आता है ना, आप उसको भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि वो भी एक वहाँ पे भी जो क्विज वगैरह होती है और बातचीत होती है, सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे भी आते हैं। तो वो सब कहीं ना कहीं प्रोग्राम की सक्सेस, तो इंटरव्यू एक प्रोग्राम है, एक कला है, कैसे आप उसको शो करते हो, कैसे आदमी से पूछते हो कि वो हर्ट भी ना हो, और सच्चाई आप उगलवा लेते हो। मेन चीज़ है कि उसके पर्सनल ओपिनियन को आप डिफरेंट व्यूज़ किसी सब्जेक्ट पे कैसे निकलवा पाते हो, वो उस डिपेंड करता है, इंटरव्यू की सक्सेस को वो रेटिंग करता है। तो इंटरव्यू एक आर्ट है अगर हम उसके हाईएस्ट फॉर्म को देखें तो, क्योंकि उससे सच्चाई निकल के आती है। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज़ हु सी देमसेल्व्स। अब दूसरी बात ये आती है कि जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, मतलब एक तो जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, और पब्लिक उस इंटरव्यू को पढ़ेगी। मतलब ऐसा तो है नहीं कि इंटरव्यू कंडक्ट करके उसको बक्से में बंद करके रख दिया जाएगा, लेकिन जिनका इंटरव्यू हो रहा है ना, उनके भी तो अपने विचार होंगे ना। आप देखते रहते हो अखबारों में, अक्सर पढ़ते रहते हो कि पापाराजी जो है, मतलब जो कैमरा की फ़ोटो क्लिक कर लें, थोड़ा सा मतलब पड़े रहते हैं सेलिब्रिटीज़ के पीछे, खासकर जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं। तो कभी कभी सुनने को मिलता है कि किसी सेलिब्रिटी ने डांट दिया उनको या धक्का दे दिया उनको और कहा हमारे पीछे क्यों पड़े रहते हो। तो वो दबाव है ना, कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है कि भाई इस अखबार में या इस चैनल पे या इस मैगजीन में, है ना, सबसे पहले ये फ़ोटो आई, सबसे पहले इसकी कवरेज की गई। तो आज तो कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन का ज़माना इसको लेके चल रहा है। तो ऐसी सब कुछ इंटरव्यू को आपको आर्ट के रूप में इसको देखना है, ये कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने भी आपके यहाँ बताया, वो ये भी कहानी है कि यूजुअली सेलिब्रिटी जो सामान्यतः सेलिब्रिटीज़ होते हैं, हु सी देमसेल्व्स एज विक्टिम्स, वो अपने आप को इसका शिकार समझते हैं। मैं इसको ग्रीन कलर से कर देता हूँ मतलब किसी ने कुछ किया और उसका असर आप पड़ा तो यू आर द विक्टिम्स, है ना। जैसे शेर ने हिरन का शिकार किया तो भाई शेर तो प्रीडेटर हो गया, हिरन जो है उसका विक्टिम हो गया और उसका प्रे भी है। तो सेलिब्रिटीज़ कहते हैं कि भैया हम इन इंटरव्यू वालों के ना, जो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, उनके शिकार हैं एक प्रकार से, यानी हम त्रस्त हैं इनसे। माई डिस्पाइज का मतलब होता है कि भाई घृणा करना, हेट करना। तो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो मोस्टली इंटरव्यू से हेट करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन। इंट्रूजन मतलब होता है कि भाई उनकी जो लाइफ है ना, इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ, मतलब कोई चीज़, मतलब बिना बुलाए, बिना इनविटेशन दिए हुए कोई घुसा चला आ रहा है आपकी लाइफ में, आपके कमरे में, जहाँ आप बात कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो है इंट्रूजन, अनचाहा दखल। और अनवारंटेड का मतलब होता है कि वी डू नॉट वांट इट, और फिर भी हमें वो चीज़ इंट्रूजन देखने को मिल रहा है। तो अनचाहा जो दखल और हस्तक्षेप बिना कारण, है ना, इन्वेजन जो किसी की पर्सनल लाइफ पे, प्राइवेट लाइफ पे होता है, तो वो कहते हैं कि भैया इंटरव्यू जो है हम इसके शिकार हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू को अपनी प्राइवेट लाइफ और पर्सनल स्पेस में दखल मानते हैं। क्योंकि जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, वो क्वेश्चन ऐसे कुरेद के पूछते हैं जिससे बचना चाहते हैं जो जिनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप, चूँकि चैप्टर को आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है, तो आप इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज़ के लिए रेडी रहिए। वेबसाइट पे हमने सब कुछ बना के आपको दिया हुआ है, बिल्कुल परेशान मत होइए। और यहाँ पे जो शुरू में यहाँ तो नहीं दिया गया है, कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं जिनके मीनिंग्स वगैरह पूछे जाते हैं। एनीवे इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो और फील, या वो ऐसा फील करते हैं दैट इट समहाउ डिमिनिसेस।
तो मतलब एक तो ये हो गया कि भाई इट इज़ एन अनवारंटेड इंट्रूजन, ये सेलिब्रिटीज़ का व्यू है। और कभी कभी उन्हें लगता है कि इट डिमिनिसेस मतलब होता है कि कम कर देना, किसी की हाइट कम कर देना, किसी की पॉपुलैरिटी कम कर देना, किसी की मतलब किसी का महत्व कम कर देना, कद में छोटा कर देना। यानी कोई आपसे बड़ी लकीर खींच दे तो आप ऑटोमेटिकली डिमिनिश्ड फील करेंगे। तो रिड्यूस द इम्पोर्टेंस, तो कहते हैं कि कभी कभी वो जो इंटरव्यू होते हैं उनको डिमिनिश कर देते हैं। देम जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर, प्रिमिटिव कल्चर का मतलब हो गया भाई जो जो पुरानी कल्चर्स हैं, ओल्ड कल्चर्स हैं, आदिम जमाने की एंशंट कल्चर्स। इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है दैट इफ़ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, मतलब कोई किसी की फोटोग्राफी या फोटो वगैरह ले ले अपने हाथ में, मतलब किसी को किसी की फ़ोटो मिल जाए, देन वन इज़ स्टीलिंग दैट पर्सन सोल, तो वो उसकी आत्मा को भी चुरा लेता है। स्टीलिंग दैट पर्सनस सोल। अब भाई देखिए इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं है, मैंने तो ये भी सुना है। यहाँ पे मैं अपनी बात बताता हूँ कि किस प्रकार से ऐसा कहा जाता था कि पहले ऐसे ऐसे वैद्य हुआ करते थे कि जो बीमार है ना, उसका अगर आप कोई बॉडी का कपड़ा भी ले जाके अगर आप उसको दे देते थे, वो बीमार व्यक्ति ना जा सके, तो उससे बता देते थे कि उसको क्या बीमारी है। तो कितना सही है कितना गलत है भाई, है ना। तो उसी हिसाब से ये भी है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो ये मानते हैं कि कभी कभी जो है इंटरव्यूज़ उनकी पहचान छीन लेते हैं, उनका कद छोटा कर देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि हम ऑकवर्ड फील करते हैं, सही से जवाब नहीं दे पाते हैं, और या उसमें हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ और जो हमारी जो लाइफ है, जो हमारी पब्लिक लाइफ है, उसमें एक दाग का काम कर सकती है। हम उससे बचना चाहते हैं, और जवाब तो कहीं ना कहीं उसके जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाएगा उस पर चर्चा होगी तो लोग हमारे ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रेज करेंगे, तो awkward फील करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और हम ना चाह कर भी उनका जवाब हमें देना पड़ता है। अगर नहीं देते हैं तो पब्लिक अपने ढंग से अंदाज़ा लगाएगी। तो वही चीज़ है कि इंटरव्यूज़ हमें कभी कभी परेशानी में डाल देते हैं, और सामने वाला बैठा वाला व्यक्ति ठीक उस प्रकार से हमारे अंदर की चीज़ों को निकाल लेता है, हम जो कुछ छुपाना चाहते हैं वो भी उजागर करा लेता है, आइडेंटिटी हमसे छीन लेता है, यानी कोई भी चीज़ सीक्रेट ना रहने पाए। जैसे कि ये माना जाता है एंसेंट कल्चर में कि अगर आपके पास किसी की तस्वीर है तो वो व्यक्ति चाहे जहाँ भी हो उसकी आत्मा तक को आप चुरा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि इतना तगड़ा इंट्रूजन है कि आपको पता ही नहीं है, आपकी फ़ोटो किसी के पास है तो वो आपकी आत्मा तक में प्रवेश कर सकता है, आपको प्रभावित कर सकता है वहाँ से बैठे बैठे, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कही गई है। यहाँ पे कुछ नहीं समझना है, बस इतना समझना है कि द पेनिट्रेशन इनटू वंस पर्सनल लाइफ कैन बी सो मच डीप, वो चीज़ यहाँ बताई गई है। और वैसे भी किसी घर में किसी बेबी का जन्म होता है तो देखिए चार लोग बात करना, सो इसकी आँख ऐसी है, इसकी नाक ऐसी है, ये ऐसे होगा वैसा होगा, ऐसा लगता है बड़ा चंचल होगा, बड़ा बड़ा दिमाग वाला होगा। तो इंटरप्रिटेशंस है ना, तो आप ऐसे समझ लीजिए इसको थोड़ा सा फन में। वी.एस. नाइपॉल, अब देखिए यहाँ पे ये नाम आया है, इनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा भी गया है, यहाँ पे आप नीचे पढ़ सकते हैं। ही वाज अ कॉस्मोपॉलिटन राइटर, मतलब वेल ट्रेवल्ड राइटर जो अनबायस्ड फॉर्म में डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट आइडियाज़ पे लिखना। और ये तो भैया कहा जाए कि जो एक समय जो भारत से जाकर मजदूर के रूप में, है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में, या आप कह सकते हो गिरमिटिया मजदूर के रूप में जाकर दूसरी जगह काम करते थे प्लांटेशन में, फिर वहाँ जाके वो लोग बस गए, तो उनकी जनरेशन्स जो है ना आगे चलकर जो निकल के आई, उसी का एग्जाम्पल है ये वी.एस. नाइपॉल। ये ट्रिनिडैड में इनका जन्म हुआ था, यहाँ सबको लिखा गया है ना। ये इंडिया आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इनकी रूट जो है वो इंडिया में रही थी, और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला 2001 में। अब तो वो ख़त्म हो गए फ़िलहाल। पूरा नाम था विद्याधर सूरज प्रसाद नाइपॉल। तो फ्यूजन ऑफ कल्चर, है ना, वहाँ की जो कल्चर है यहाँ की जो कल्चर है। तो उनका ये मानना है दैट सम पीपल आर वोंडेड बाय इंटरव्यूज़। तो वो कहते हैं भैया देखो कुछ लोग इंटरव्यू से घायल हो जाते हैं। अब भाई इसको आप अपने आप समझ लीजिए कि घायल कैसे होंगे। सीधी सी बात है, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि उनको अच्छा नहीं लगेगा, एंड लूज़ अ पार्ट ऑफ देमसेल्स, और अपना हिस्सा वो, देखिए अब थोड़ा सा लिटरेचर पे गौर करिए, लूज़ अ पार्ट ऑफ देमसेल्स, और अपना हिस्सा कुछ वो खो देते हैं। यानी अच्छी खासी लाइफ चल रही है, एक इंटरव्यू वाला आया, हम खुशी खुशी कि चलो हमारा नाम होगा, मीडिया में जाएगा, ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि एकदम समझ लीजिए कि दिल चकनाचूर हो गया, है ना। तो आपको लगता है जैसे इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आप दुखी हो जाते हो, उदास हो जाते हो, यार मुझसे लगता है ऐसे ऐसे प्रश्न के जवाब ले गया जो मैं नहीं देना चाहता था, यानी जो चीज़ छुपी हुई थी मेरे लाइफ का हिस्सा वो भी उठा ले गया वो। तो ये है लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्स। तो कुछ लोग तो भाई आहत हो जाते हैं, है ना।
कि ये नायपॉल का बिलीव है दैट इंटरव्यूज़ कैन हर्ट पीपल एंड टेक अवे अ पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी, है ना। लुइस कैरल, अब यहाँ पे एक और नाम आ गया, इनको भी हम हारे से करेंगे। लुइस कैरल, इनका इनका नाम आप जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे भाई, इंग्लिश राइटर हैं। जब हम इंग्लिश ऑथर की बात करते हैं तो यूके का, समझे आप। और आपने नाम सुना है वो एलिस's एडवेंचर इन वंडरलैंड? ओ, बचपन में तो जरूर सुना होगा, इन्होंने ही लिखा है उसको। आगे देखिए, आगे दिया भी गया है, एलिस इन वंडरलैंड। इन्होंने एक बार कहा था कि ही हैड जस्ट हॉरर ऑफ इंटरव्यूअर। ओफो, इंटरव्यूअर का मतलब होता है कि प्रश्न पूछने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है ना। तो वो इंटरव्यू इनके लिए किसी हॉरर से कम नहीं था, हॉरर मूवी जैसा। कहने का मतलब ये है कि एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। कंसेंट का मतलब होता है कि एग्री होना, है ना, सहमत होना कि भाई ठीक है। तो फिर बाद में उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए किसी को हाँ नहीं की। तो देखिए भाई क्या बात है, आगे हम देखते हैं। इट वॉज इज हॉरर ऑफ बिंग लायनाइज्ड। ओहो, देखिए लाइन मतलब हो गया आपका शेर, बाघ जिसे हम कहते हैं, वो सॉरी बबर शेर को हम लाइन कहते हैं ना, बाघ तो टाइगर हो गया। तो लायनाइज यहाँ पे वर्ब है जिसका मतलब ये है कि आप बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही शेर जैसा, जैसे कि ना तुम तो शेर हो बेटा, शेर, है ना। जंगल में एक ही शेर रहता है, तो कद बहुत ऊंचा करके दिखाना, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करना कि ओह यू आर सच अ पावरफुल पर्सन, यू आर सच अ फेमस पर्सन, यू आर सच अ सेलिब्रिटी। तो आप तो गदगद हो रहे हो मन में। तो कुछ ज़्यादा फेमस, ज़्यादा इंपॉर्टेंस शो करना, तो आपको लायनाइज करना, यानी बहुत छोटी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, आप ये भी कह सकते हो। तो हॉरर बीइंग लायनाइज्ड का मतलब यहाँ आप कह सकते हो कि भाई किसी सेलिब्रिटी को क्या लायनाइज किया जाएगा। तो यहाँ आप ये कह सकते हो कि मतलब किसी सेलिब्रिटी को आप उसको ओवरली एडमायर कर रहे हो, मतलब कि जितना उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कुछ ज़्यादा ही आप उसको ओवरली एडमिरेशन का शिकार बना दे रहे हो, है ना। और ऐसा होता ही है, आप जाते हो तो शुरू में सामने वाले की बड़ी प्रशंसा ही करते हो, है ना। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर मेरी प्रशंसा क्या कर दी गई कि वो मेरे लिए हॉरर बन गया। तो विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी एक्वेंटेंसेस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा फन है, यहाँ पे ह्यूमर है, सटायर भी है एक प्रकार से, कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं ना। कहीं पे आपका बस एक नाम आ गया तो चार लोग आपके मिल जाएंगे, यार हम तो आपके दोस्त थे, हम तो आपके रिश्तेदार थे, है ना, ऐसे टाइप के। तो लोगों का फिर जमौड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि विच मेड हिम दस रिपेल। रिपेल का मतलब होता है कि भाई आप दुत्कार रहे हो, मतलब जैसे एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट है, अगर नॉर्थ पोल को लेके आओगे सामने तो दे विल रिपेल ईच अदर, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे रिपेल करना मतलब डिड नॉट लाइक, डिड नॉट वांट टू मीट, डिड नॉट वांट टू टॉक, दूर रहो, है ना, उनसे दूरी बना के चलना। तो 10 मतलब इस तरह। तो उस इंटरव्यू के बाद क्या हुआ, मेट मतलब यहाँ पे कि उस इंटरव्यू की वजह से उन्होंने लोगों को रिपेल करना शुरू किया। वुड बी एक्वेंटेंसेस, वुड बी का मतलब होने वाले, एक्वेंटेंसेस का मतलब होता है परिचित। तो अब उस इंटरव्यू के बाद भाई 10 लोग आने लगे और अपनी पहचान बताने लगे, भाई हम तो जानते हैं, या हम तो ये हैं, तो वो हैं। तो ऐसा होता है ना, आप गुमनामी के अंधेरे में होते हो, एक अच्छा पद आपको मिल जाए तो देखिए आपके कितने फ़ैन, कितने लोग आपके आपसे परिचय बताने वाले हो जाएंगे, यार हम तो वो चीज़ यहाँ पे है, कितने रिलेशंस इस्टेब्लिश करने वाले आ जाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि वुड बी मतलब होने वाले, यानी उस इंटरव्यू के बाद जो लोग उनसे दोस्ती करना चाहेंगे उन्हें दूर करना पड़ रहा था उनको मजबूरी में उस इंटरव्यू के बाद। इंटरव्यूअर्स और मतलब एक तरफ तो वो हो गए जो जान पहचान वाले आ जा रहे थे कि भैया, दूसरा है कि और भी इंटरव्यू लेने वाले आएंगे, भैया आप हमें भी इंटरव्यू दीजिए, हमें भी इंटरव्यू दीजिए। एंड द परसिस्टेंट, और लगातार बने रहना, डटे रहना भैया, फॉर्मली पड़े हुए, मतलब हट ही नहीं रहे हैं। पिटिशनर्स का मतलब होता है कि आवेदनकर्ता, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कि जो उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए आते होंगे ना, ऑटोग्राफ के लिए कि भैया ऑटोग्राफ दे दीजिए, ये तो आपने नॉर्मली देखा होगा। अब बताइए, एक सेलिब्रिटी विराट कोहली ने शतक मारा और मैच खत्म हुआ, कभी कभी तो लोग कूद कर पहुँच जाते हैं वहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड को हटाना पड़ता है, तो ऑटोग्राफ लेने के लिए हाथ बढ़ाते हैं 10 लोग इस टाइप से। तो वो चीज़ यहाँ बताई गई कि जब आप सक्सेस की शिखर पर होते हो तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो एक तरफ तो नई पहचान बनाने वाले लोग आ जाते हैं, नए नए इंटरव्यू हम मतलब हमें भी लेना, हमें भी लेना है, और बराबर ऑटोग्राफ के लिए लगे रहे हैं, मतलब वो भीड़ कमी नहीं होती। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। तो ये है, जब आप ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हो तो क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ज़्यादा प्रसिद्धि के शिकार, है ना। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स, फिर बाद में रिलेट का मतलब होता है कि भाई आप अपनी पास्ट में जो कुछ हुआ है उसके बारे में लोगों को बताओगे। यू टेल स्टोरीज एंड थिंग्स रिलेटिंग टू योर पास्ट।
तो द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस, तो अपनी सफलता की कहानियाँ बताना, इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल विथ मच सेटिस्फैक्शन। तो मच सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है बड़े संतोष के साथ। अम्यूजमेंट का मतलब हो गया थोड़ा सा उसमें मनोरंजन भी हो रहा है, उन्हें मज़ा भी आ रहा है, तो चुप करा देते थे ऐसे लोगों को। कहने का मतलब ये है कि ये जो मतलब वुड बी एक्वेंटेंसेज हैं, इंटरव्यूअर्स हैं नए नए, और पिटिशनर्स ऑटोग्राफ, तो कैसे वो पिंड छुड़ाते थे, तो इसकी बातें फिर बाद में बताते थे। और चूंकि भाई सेलिब्रिटी तो है ही हैं, तो मन में एक सेटिस्फेक्शन भी होता था कि इससे भी मेरी पॉपुलैरिटी का पता चलता है, और थोड़ा सा अम्यूज़मेंट भी, क्योंकि भाई देखिए अब मतलब आप बहुत ही हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, पोजीशन पे हैं, पॉपुलैरिटी में है, तो आप सबको धक्का दे के निकल तो चले आ रहे हैं, लेकिन कोई आपसे पूछेगा तो आप फिर जब उसको बताओगे तो उसमें आपको अम्यूज़मेंट तो होगा ही, और उसमें भी कहीं ना कहीं शान होगी कि देखो मैं कितना फेमस हूँ। रुडयार्ड किपलिंग का आप यहाँ पे जिक्र देखिए। मैंने यहाँ पे अपना एक ओपिनियन यहाँ दिया है इसको लेके। हो सकता है जब हम आगे पढ़ें तो मुझे आगे दोबारा यहाँ पे थोड़ा बताना पड़े कि रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल। तो यहाँ पे सच किसके लिए आया होगा, है ना, क्योंकि ये उसके लिए भी आ सकता है, मतलब कि जो लोग उतना महत्व नहीं देते थे, हैं, तो जब वो बताएंगे कि इस तरह की चीज़ें होती थी और लोग मेरे पीछे पड़े रहते थे इंटरव्यू के लिए, ऑटोग्राफ के लिए, एट्सेट्रा, तो उसमें संतोष तो होगा ही कि देखो आज मैं इस जगह पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पे रुडयार्ड किपलिंग नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इन सब के बारे में नीचे यहाँ दिया गया है ना, ये देखिए। किपलिंग को आप उनकी जंगल बुक से ज़रूर पहचानते होंगे, है ना, और यहाँ पे उनकी जो एडवेंचर्स इन द हिमालयाज़ है, क्योंकि किपलिंग का इंडिया से भी नाता रहा है, क्योंकि उनका जन्म जो है इंडिया में ही हुआ था। बचपन उन्होंने इंडिया में बिताया 1907 में, और ये भी नोबेल प्राइज़ विनर रहे हैं। एक्सप्रेस एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड। कंडेमनेटरी मतलब होता है निंदा करना, भाई आलोचना करना। एटीट्यूड टुवर्ड द इंटरव्यूअर, तो रुडयार्ड किपलिंग का भी इंटरव्यूअर के प्रति जो इंटरव्यू लिया करते थे, है ना, मतलब वो भी इंटरव्यू जो लेने वाले हैं उनके लिए अच्छा तो नहीं बोलना चाहते यहाँ पे। यहाँ एटीट्यूड का मतलब उनका नज़रिया, उनकी सोच इंटरव्यूअर को लेके क्या है। और हिज वाइफ कैरोलाइन राइट्स इन हर डायरी, तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा 14 अक्टूबर 1892 दैट द डे वॉज रेक्ड बाई 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बॉस्टन। तो बॉस्टन तो भाई अमेरिका में है। रेक्ट का मतलब होता है बर्बाद कर देना, डैमेज कर देना, वेस्ट कर देना, तबाह कर देना, खराब कर देना, यानी रूइंड बाई 2 रिपोर्टर्स। तो ये तारीख है, इस तारीख को क्या हुआ था ज़रा देखते हैं। सी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, तो वो बताती हैं कि मेरे जो हस्बैंड थे वो रिपोर्टर से क्या कह रहे थे वो मैंने सुना, वो उन्होंने डायरी में लिखा। ये मैं यहाँ से लेके ये यहाँ तक है, तो मैं इस सबको एक प्रकार से येलो में कर देता हूँ। वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, आखिर मैं क्यों इंटरव्यू देने से मना करता हूँ। बिकॉज इट इज़ इमोरल, यानी ये अनएथिकल है। आप कम से कम इतनी बड़ी क्लास में है ना, आप कहाँ कहाँ आपको मीनिंग हम छोटी छोटी चीज़ों को बताते रहेंगे कि ये मॉरलिटी के ख़िलाफ़ है, और ये एक अपराध भी है। मतलब वो इतना चिढ़े हुए हैं इंटरव्यू से कि वो ये कहते हैं कि इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें हम इमोरल कह सकते हैं, मतलब हद से ज़्यादा किसी की पर्सनल लाइफ को टच करने वाले। ये अपराध भी है, क्योंकि आप किसी की पर्सनालिटी को अगर आप प्रश्न पूछकर ख़राब करना चाहते हो, ख़राब क्या करना चाहते हो, मतलब कि उसको अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो, तो क्राइम भी है। जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन। देखिए यहाँ पे बहुत ही हार्श व्यूज़ हैं रुडयार्ड किपलिंग के। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक क्राइम, ऑफेंस माने अपराध, चाहे आपने किसी को नाराज़ करके किया हो, चाहे आपने रियल में कोई इस तरह का क्राइम किया हो जिसे हम हार्श क्राइम या हीनस क्राइम कह सकते हैं। अगेंस्ट माई पर्सन, मेरे पर्सन के खिलाफ, तो माई पर्सन का मतलब होता है माई पर्सनैलिटी के खिलाफ, मेरी जो पॉपुलर पर्सनैलिटी है, लोग मुझे जिस रूप में जानते हैं, जो मेरी अपनी सोच है, जो मेरी आत्मा है, जो मेरा मन है, मेरे विचार हैं, तो मेरी पर्सनैलिटी के खिलाफ ये ऑफेंस है, यानी मेरी इमेज के खिलाफ ये ऑफेंस ये लोग करते हैं। एज एन असॉल्ट, असॉल्ट मतलब आक्रमण, है ना, हमला। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि वो चिढ़े हुए हैं कि उन्हें लगता है कि इंटरव्यूअर्स कभी कभी जो है वो क्राइम कर बैठते हैं, वो इमोरल बातें कर देते हैं, जो मेरी इमेज, मेरी पर्सनालिटी, मेरी करिश्मा और मेरी पर्सनल इमेज पर एक प्रकार से हमला जैसा है। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, मेरिट्स का मतलब होता है यहाँ पे डिजर्व्स, पनिशमेंट मतलब होता है सज़ा, और इनको उसी तरह सज़ा मिलनी चाहिए जैसे किसी अपराधी को मिलती है, चोर को, डकैत को, मर्डरर को, रेपिस्ट को, किसी की ज़मीन जायदाद हड़पने वाले को। और यही नहीं,
मतलब बिना किसी वजह से किसी इनोसेंट को एक शब्द कह के भी उसको रुलाने वाले को भी हम कहेंगे कि ही इज़ ऑफेंडर। उसे भी एक चाटा और एक घूंसा तो पड़ना ही चाहिए। इट इज़ कावर्डली एंड वाइल्ड। कावर्डली मतलब होता है डरपोक, है ना, सामने ना आकर पीछे से वार करने वाले। वाइल्ड, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट एंड मॉरली वेरी वेट, मतलब जो नैतिक रूप से बहुत ही घृणात्मक हो, बहुत बहुत अच्छी चीज़ इस टाइप का। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, कोई भी एक सम्मानित व्यक्ति वुड आस्क इट का मतलब होता है कि चाहेगा इसको कि मुझे मिले। मच लेस गिव इट, देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसको मैं अब बताता हूँ। यहाँ इनके कहने का मतलब ये है, यहाँ इट का मतलब इंटरव्यू है कि कोई भी सम्मानित व्यक्ति जो कुछ सम्मान उसका समाज में, देश में, दुनिया में उसकी कुछ इमेज है, चाहे वो पॉपुलर हो चाहे ना हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी इस तरह का इंटरव्यू ले। इंटरव्यू चाहेगा ही नहीं कि इंटरव्यू दे, या इस तरह का इंटरव्यू नहीं करना चाहेगा, है ना। मतलब वो इंटरव्यू चाहेगा ही नहीं, देने की तो बात ही छोड़ी, मतलब इंटरव्यू देने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो इंटरव्यू चाहता ही नहीं कोई आके मेरा ले। ये कहने का मतलब ये है, ही विल नॉट आस्क फॉर इंटरव्यू। इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ आस्किंग फॉर इंटरव्यू, आओ भाई मेरा इंटरव्यू, क्योंकि लोग पैसा दे के भी लोग इंटरव्यू छपवा देते हैं। क्योंकि देखिए इंटरव्यू से मीडिया में जगह मिल जाती है ना, तो पैसा दे दिया और गैदरिंग हो गई, 10 लोग इकट्ठा हो गए, किसी को पता नहीं चलता कि पीछे की कहानी क्या है और आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है ना। तो चैनल्स को या मैगजीन्स को कहीं पे भी पैसा मिल रहा है, उन्हें क्या है। तो कोई भी सम्मानित व्यक्ति, कोई भी रिस्पेक्टेबल पर्सन जिसका अपना कुछ ऑनर है, कुछ डिग्निटी है, इंटरव्यू देने की तो बात छोड़िए, वो इंटरव्यू के लिए को कोई तवज्जो ही नहीं देगा। और दूसरी तरफ इसका मतलब ये भी है कि इंटरव्यू इमोरल होते हैं, क्राइम है, असॉल्ट हैं किसी की पर्सनल इमेज पे, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ ऐसा हो। तो किपलिंग यहाँ पे ये मानते हैं कि इंटरव्यू जो है वो देना अनैतिक है, मतलब नहीं देना चाहिए। और ये एक व्यक्तिगत हमले की तरह से है, जो कि आज भी शिकायतें मिलती हैं, नाराज़ हो जाते हैं, कभी कभी बवाल खड़ा हो जाता है ना, पत्रकार जो प्रश्न ऐसे उल्टे सीधे पूछते हैं, और इसे दंडित किया जाना चाहिए। ये कायरता है और कोई सम्मानजनक व्यक्ति इसको नहीं चाहेगा। अब जैसे मान लीजिए किसी सेलिब्रिटी से पूछ लिया आपकी दिनचर्या क्या है, अब उन्होंने बताया कि भाई सुबह मैं इतने बजे उठता हूँ, जिम जाता हूँ, ये कुछ जाता हूँ, तो उसमें तो उन्हें खुशी हो रही है कि लोग जानेंगे। और अगर उसने दूसरा प्रश्न पूछ लिया तो अच्छा, तो आप जो है एक संस्कारित व्यक्ति हैं, आप पब्लिक फिगर हैं, तो उठ करके आप अपने माता पिता के पैर छूते हैं, आप बताइए इसका क्या जवाब देगा वो। मान लीजिए वो नहीं भी छूता है तो अब फंस गया ना, क्योंकि पब्लिक, करोड़ों की पब्लिक जो पढ़ेगी, तो अगर वो कहता है कि हाँ मैं अपने माता पिता के पैर छूता हूँ, रियल में छूता है तो अच्छी बात है, नहीं वो झूठ बोल रहा है, बाद में पकड़ा जा सकता है। और कहता है कि नहीं नहीं मैं छूता तो नहीं हूँ, तो पब्लिक ये विचार बना लेगी कि यार इसमें कमी है, मतलब उतना रिस्पेक्ट नहीं करता, अगर करता होता तो क्या बात थी, आइडियल फिगर बन जाता। ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। और एक एग्जांपल और है कि मान लीजिए आप इतना, आपकी इनकम है, सब कुछ है, तो आपने अभी तक कितने ऐसे काम किए हैं जिसको आप चैरिटी वर्क आप कह सकते हो। अब मान लीजिए आपने किया भी हो और बहुत कम हो, तो बताने में ऑकवर्ड फील करेंगे। तो ऐसे होते हैं इंटरव्यूअर्स, मतलब मैंने यहाँ पे अपना एक एग्जांपल दिया कैसे फंसाते हैं। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपिट्रेटेड सच एन असॉल्ट। अब देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आपको देखने को मिलेगा कि किपलिंग की अगर हम खुद की बात करें, है ना, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन ये देखने को मिल रहा है। किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपिट्रेटेड का मतलब ये होता है कि ही कैरीड आउट एंड कंडक्टेड, उन्होंने खुद इस तरह का काम किया था। एन असॉल्ट, जिसे उन्होंने यहाँ पे असॉल्ट नाम दिया है ना, तो उसी को रिपीट किया जा रहा है कि उन्होंने खुद इस तरह का हमला, जिसे वो इंटरव्यूअर के क्वेश्चन को हमला कहते हैं, और पर्सनल इमेज पे हमला जो कि क्राइम है, तो कहते हैं इस तरह का असॉल्ट उन्होंने खुद मार्क ट्वेन पे किया था। मार्क ट्वेन के बारे में भी आप जानते होंगे। अरे भैया यूएस राइटर थे, ह्यूमरिस्ट राइटर भी इन्हें कहा जाता है। द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर नाम सुना है आपने, इन्होंने लिखा। तो कहते हैं कि किपलिंग ने खुद ही मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था, हैं, ओनली फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ ही मतलब साल पहले, जब उन्होंने इस तरह की बात कही थी। यही है कि हम बाज़ार में घूम रहे हैं, कोई हमें पूछने वाला नहीं है, हम सेलिब्रिटी बन गए, अब नहीं घूम सकते, है ना, घेर लेंगे आपको लोग, तो बदल जाता है लोगों का टेम्परामेंट। तो उन्होंने खुद किया था H.G. वेल्स। तो ये तो हो गया भाई कि मार्क ट्वेन को उन्होंने इंटरव्यू लिया था। अब यहाँ पे आता है H.G. वेल्स, जानते होंगे आप इनके बारे में। भैया वन ऑफ द फादर ऑफ साइंस फिक्शन इन्हें कहा जाता है। टाइम मशीन इनकी बहुत ही फेमस, मतलब कई चीज़ें इनकी फेमस हैं, बुक्स हैं जिनमें टाइम मशीन बहुत ही इंट्रीगिंग है। इनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा भी गया है। इंग्लिश नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन, है ना, और जाने किसके लिए जाते हैं, साइंस फिक्शन के लिए जाने जाते हैं। टाइम मशीन का यहाँ भी दिया भी गया है जिक्र, है ना, फिल्म भी बनी है इसके ऊपर। और दो इनविजिबल मैन है जो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा,
फुटप्रिंट्स विदाउट फिट वाली उसमें, और वार ऑफ वर्ल्ड्स, ओहो इसको तो मैंने प्राइवेट बुक्स में ही पढ़ा है, किस प्रकार से एलियंस आते हैं मार्स ग्रह से और कैसे वो ख़त्म होते हैं, बहुत इंट्रीगिंग है ना, खुद मतलब कैसे नष्ट होते हैं। तो ये हो गया H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894। अब देखिए उन्होंने भी कोई बात कही थी, 1894 की बात है, और ये कब की बात है भाई, ये है 1892 की, 2 साल बाद। रेफर टू द इंटरव्यू, अब यहाँ पे उन्होंने जो टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया फ्रेज, वह है द इंटरव्यूइंग ऑर्डियल। ऑर्डियल मतलब होता है कि अग्नि परीक्षा, यानी आपके सामने जैसे एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन रख दिया जाए और आपको पास करके निकल के आना है, उस परीक्षा को, बड़ी परीक्षा को ऑर्डियल कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू जो उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, यानी वो यहाँ ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू जो कि उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था और एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस की तरह था, बट वाज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई एंड 40 years later फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टैलिन। तो एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि भाई हो सकता है भी फेमस होने के बाद उन्होंने चीज़ कही हो कि इंटरव्यू किसी ऑर्डियल से कम नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन जैसे किपलिंग का था कि वो खुद भी बट वाज फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू, मतलब लेकिन उनका इंटरव्यू मतलब अक्सर लेते थे लोग, तो वो किपलिंग की तरह तो नहीं रहे होंगे। एंड 40 years later, और 40 साल बाद, ही फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टैलिन। तो वो एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, और दूसरी तरफ उन्होंने खुद जोसेफ स्टैलिन का इंटरव्यू लिया था, जो कि डिक्टेटर ऑफ रशिया आप कह सकते हो, है ना। लेनिन के बाद जब उन्होंने संभाला रशिया का जिम्मा, यहाँ लिखा गया है ग्रेट रशियन रेवोल्यूशनरी एंड एन एक्टिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ना लगभग 1953 में इनकी डेथ हुई थी ये, और 1927 से आप कह सकते हो कि उसके बाद उन्होंने पूरा जिम्मा ये संभाला था। तो वो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। एक नाम और यहाँ पे आ रहा है, सॉल बेलो, हु हैड कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड। देखिए सॉल बेलो भी जो है कनेडियन अमेरिकन राइटर हैं, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। तो कंसेंट मतलब होता है कि एग्रीड टू बी इंटरव्यूड, कि चलो ठीक है भाई मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हो तो ले लो। ऑन सेवरल ओकेजन्स, कई मौके पे उन्होंने इंटरव्यू का मौका दिया। नेवर द लेस, फिर भी वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज़, उन्होंने मतलब कई इंटरव्यू दिए उन्होंने, उसके बावजूद भी उन्होंने नेवर द लेस, है ना, फिर भी स्टिल उन्होंने इंटरव्यूज़ को क्या कहा था, एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। तो मैं इसको भी यहाँ पे पूरा का पूरा कर देता हूँ हाईलाइट। देखिए इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि विंड पाइप जो होती है वो आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि इस प्रकार से जब आप सांस लेते हैं तो नीचे जो लंबी सी गर्दन वाली जो हड्डी होती है, जिसको आप कभी कभी सहलाते हो जब खांसी उसी आती है, तो वो जो विंड पाइप है, और थंब प्रिंट का मतलब होता है कि अंगूठों के निशान, यानी जैसे कोई आपका गला दबा रहा हो, घोंट रहा हो, और किसी तरह से आप बच जाएं तो बाद में उसके जो घोंटने वाला जो गला घोंट रहा था आपको, है ना, उसके निशान रह जाएं। बताइए इन्होंने तो यार कितने कैसे इसको मतलब क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं, फ्रेज। अब चूंकि इंटरव्यू कई बार दे चुके थे तो एक बार तो एक्सपर्ट हो चुके ना, इंटरव्यूअर्स तो आएंगे, आपको एक्सपर्ट तरीके से उनका जवाब देना है। तो बीइंग लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, तो वो बता रहे हैं कि एक इंटरव्यूअर ठीक उस तरह से है जैसे वो किसी का गला घोंट रहा हो, मतलब इंटरव्यू को उन्होंने गला घोंटने वाला इंसिडेंट बताया। और आप जानते हैं गला घोंटा जाएगा तो सांस नहीं ले पाओगे, ख़त्म भी हो सकते हो, जान भी जा सकती है। तो सीधी सी बात है कि इंटरव्यूअर्स ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो आपकी सांस रोकने का काम करते हैं कि अब क्या बोलें, अब क्या जवाब दें। तो ये वैसे इन सब का आपको मतलब एक्सप्लेनेशन कुछ भी आप हमसे कहिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इन सब चीज़ों को। लेकिन भाई देखिए यूट्यूब में वीडियो वैसी मैं बदनाम हूँ लंबे लंबे वीडियो बनाने के लिए, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ। येट फिर भी डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ड्रॉबैक्स मतलब कमियाँ ऑफ द इंटरव्यू। तो अब देखिए यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ जो हैं कोई भी इंटरव्यू की तारीफ़ तो नहीं करता दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि इतनी कमियों के बावजूद भी, मतलब किसी के लिए ऑर्डियल है, किसी के लिए वो क्राइम है ना, इमोरल है, किसी के लिए वो लाइक सफोकेटिंग मतलब दम घुटने जैसा है इंटरव्यू, अगर जितनी देर चल रहा है दम घुट रहा है। इट इज़ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम, क्या बात है, बहुत ही बेहतर, मास्टर क्लास, अ वेरी वेरी यूजफुल, अ हाई क्वालिटी। सर्विसेबल का मतलब यहाँ पे मतलब हो गया इफ़ेक्टिव, मतलब आपका जिससे काम चले वो सर्विसेबल है, जिससे काम न चले सर्विसेबल नहीं है। मीडियम मतलब हो गया माध्यम, जैसे मोबाइल फ़ोन, जैसे फ़ोन इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन करते हो, लोगों से बातचीत करते हो फ़ोन का यूज़ करके। तो उसी प्रकार से इंटरव्यू भी एक माध्यम है, एक तरीका है
और बहुत ही सुप्रीमली सर्विसेबल है, मतलब बहुत काम करने वाला तरीका है ये। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि द इंटरव्यूज़ आर वेरी यूजफुल एंड इफेक्टिव वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन, है ना। कम्युनिकेशन में हम इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बात कर रहे हैं दीज डेज। अब यहाँ पे जो है ये इन्वर्टेड कॉमा है तो ज़रूर किसी ने कहा है इसको। दीज डेज यानी हम अपने समय की बात करें, इन दिनों मोर देन एट एनी अनदर टाइम, मतलब इतिहास में दूसरे किसी भी समय की बजाय आज के टाइम में, मतलब हमारे समय में, आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशंस। देखिए विविड का मतलब होता है कि क्लियरली विजिबल, जो साफ साफ दिखाई दे, सुनाई दे, है ना। तो यहाँ पे ये बात मीडिया की कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मीडिया की, मतलब टेलीविज़न है या मतलब मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, तो या ऑडियो विजुअल मीडिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खासकर, क्योंकि प्रिंट मीडिया तो पहले भी था। इम्प्रेशंस का मतलब हो गया प्रभाव, या आप कह सकते हो कि द ओपिनियंस एंड थॉट्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल अबाउट अदर्स ऑफ आवर कंटेम्पोरेरीज। कंटेम्पोरेरीज का मतलब ये हो गया कि हमारे समय के समकालीन, पीपल लिविंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम एज समवन एल्स। तो जैसे हम रह रहे हैं तो हमारे समय के लोग आर थ्रू मतलब की वजह से, या से आप कह सकते हो, से होते हुए। कहने का मतलब है कि आज के दिनों में, पहले कभी भी किसी समय की अपेक्षा आज के दिनों में सबसे स्पष्ट दिखाई देने वाले, सुनाई देने वाले जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, जो धारणाएं हैं, जो नोशंस हैं, जो किसी की इमेज को बनाते बिगाड़ते हैं, वो भी हमारे समकालीन लोगों की, जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, चाहे वो आर्ट के फील्ड में हो, चाहे वो फिल्म के फील्ड में हो, चाहे थिएटर के फील्ड में हो, चाहे राइटर्स हों, चाहे डायरेक्टर्स हों, कुछ भी हो। तो आज उनके बारे में अगर हमें पता चलता है साफ तौर पे, तो वो हमें कहाँ से पता चलता है? थ्रू इंटरव्यूज़। और ये जो है डेनिस ब्रैन ने लिखा है। वाह। अब मैं फिर लौटूंगा इस पे थोड़ा सा, क्योंकि देखिए हमारा एकेडमिक वीडियो है, हम उसे काम चलाऊ भाषा में बोल दें तो ठीक नहीं है। वर्ड और फ्रेजेस को पहले हम एक्सप्लेन करना पसंद करते हैं। वैसे ओवरली हम ये कह सकते हैं कि मतलब नॉर्मली जो आपको समझ में आए वो ये कह सकते हैं कि डेनिस ब्रैन ये कहते हैं कि आज अगर हम किसी के बारे में, ख़ास तौर पे मीडिया और इंटरव्यू के जरिए ही हम किसी के बारे में जान पाते हैं। एक इंटरव्यू हमें पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलता है और हमें किसी के बारे में चीज़ें जानने को मिलती हैं और हम उसके बारे में अपने विचार बना लेते हैं। तो आगे लिखते हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस। ऑफ मोमेंट मतलब होता है कि किसी भी समय, पल, क्षण और टाइम, यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि किसी भी चीज़ की अगर हमें जानकारी मिलती है, रीचेज अस थ्रू वन मैन, तो हमें सिर्फ एक व्यक्ति के माध्यम से मिलती है। एंड दैट मैन हु इज़ आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। मतलब हमारे पास अगर किसी के बारे में कोई भी जानकारी हमारे आज के समय के, हमारे कंटेम्प्रेरीज के लोगों के बारे में पता चलती है, तो वो पता चलती है उस व्यक्ति के द्वारा जो किसी से क्वेश्चन पूछ रहा होता है, यानी इंटरव्यूअर। बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से द इंटरव्यूअर मतलब कि इंटरव्यू लेने वाला जो दूसरों से क्वेश्चन पूछ रहा है, होल्ड्स अ पोजीशन, उसकी वो पोजीशन है ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। ये डेनिस ब्रैन कह रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड मतलब होता है कि जो कभी ना देखा, ना सुना, ना पढ़ा, ना जाना गया हो, मतलब अभूतपूर्व आप इसे कह सकते हो। मतलब पहले कभी ऐसा नहीं था, इसे कहा जाता है अभूतपूर्व। पावर मतलब शक्ति, इन्फ्लुएंस प्रभाव, यानी आज के ज़माने में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो व्यक्ति मोर पावरफुल पोजीशन में है, इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है, जैसे कभी नहीं थी। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, हम कितने भी बड़े हों, जब हम बाल कटाने सैलून में जाते हैं तो सिर झुकाना ही पड़ता है, जैसे मोड़ता वैसे मोड़ना पड़ता है। तो जब इंटरव्यू देने के लिए आप जाते हो तो आपके मन में संशय बन जाता है, डाउट बन जाता है, शंका बनी रहती, पता नहीं क्या क्या पूछेगा। तो सब कुछ दारोमदार, सारी की सारी जो पावर होती है उस कुर्सी पे आ जाती है जिस पर वो व्यक्ति बैठा होता है जब आपसे पूछ रहा होता है। चाहे आप जॉब का इंटरव्यू देने जाओ, चाहे आप रिटन क्वेश्चन के आंसर दो, अगर आपको आंसर देना है, क्वेश्चन पूछने वाला दूसरा है, तो पावरफुल पोजीशन इसी की होगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि लास्ट के लाइन में वो ये कहते हैं कि इंटरव्यू की तमाम कमियों के बावजूद भी आज भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है कम्युनिकेशन का, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन का। और आज के समय में पहले कभी किसी भी समय के बजाय विविड इम्प्रेशंस ऑफ और कंटेम्प्रेरीज, मतलब हमारे समय के जो लोग हैं उनके बारे में जो स्पष्ट जानकारियाँ हमें मिलती हैं, है ना, उनके बारे में जो हमें पता चलता है वो इंटरव्यू से पता चलता है। और ये डेनिस ब्रैन कहते हैं कि लगभग हर पल की खबर अगर हमें किसी से मिलती है, किसी के बारे में मिलती है, मोस्टली सेलिब्रिटीज़ के बारे में मिलती है, तो हमें एक व्यक्ति के जरिए मिलती है जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है
और इस वजह से जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है उसकी पोजीशन एक अनप्रेसिडेंटेड पावर और इन्फ्लुएंस की है। आज बहुत ही पावरफुल पोजीशन इंटरव्यूअर की है। और सच भी है कि जब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछता हमें किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है ना। जब तक कि वो खुद अपना कोई मतलब विचार या कोई अपना वीडियो खुद अपलोड करे और अपने बारे में बताए, तो ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर हमें जानकारियाँ मिलती हैं कि भाई इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये कहा, इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये कहा। बहुत सी मतलब अंदर तक की जानकारियाँ इंटरव्यूअर्स निकाल लेते हैं और फिर मीडिया में छपता है कि एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये पता चला, उनके जीवन के बारे में ये पता चला, एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने ये कहा। तो क्वेश्चनर की ज़बरदस्त अथॉरिटी हमेशा होती है, रही है। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसे तो हमें कवर करना है जो है दूसरे ट्यूटोरियल में, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ आप देखिए कैसे कैसे भयंकर व्यूज़ जो है इंटरव्यू के नेगेटिव में दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पॉजिटिव ये है कि इट इज़ द मोस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुप्रीमली सर्विसेबल, जहाँ पे टर्म यूज किया गया है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। इन्फॉर्मेशन शेयर करने का एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही यूज़फुल तरीका है ये इंटरव्यू के जरिए, ठीक है नहीं। तो चलिए यहीं भी ख़त्म करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। अब सेकंड ट्यूटोरियल जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।